प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज से शुरुआत करते हैं एनएमएस एग्ज़ाम 2023-24 की तैयारी करने की। यदि आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं तो आप लोगों को अभी से एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपका अच्छे से स्कोर आ सके और आपका सिलेक्शन हो सके और आपको 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिल सके। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बोर्ड के द्वारा कोई भी आपका सिलेबस तय नहीं किया गया है। बोर्ड ने बताया है कि 6, 7 और 8 की जो किताबें हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, उससे आपको तैयार करना है। इसके साथ में मैथ का जो पोर्शन होता है जिसमें 90 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, उसको तो आपको तैयार ही करना है, जिसके लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 6 की किताब का, उसका अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। क्योंकि कक्षा 6 की किताब में आप जब देखेंगे तो उसमें आपको प्राचीन कालीन इतिहास देखने को मिलेगा। कक्षा 7 की जो इतिहास की किताब है उसमें आपको मिलेगा मध्यकालीन इतिहास, और कक्षा 8 की जो किताब है उसमें आपको मिल जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले जो कक्षा 6 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 8 तक हम लोग जाएंगे। कक्षा 6 की किताब में आपका जो प्राचीन इतिहास है, उससे पिछली बार 2023 की परीक्षा जब हुई थी तो उसमें आपके 7 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये इसलिए आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कक्षा 6 की जो किताब है उसमें पहला चैप्टर है कैसे पता करें कब क्या हुआ था, यानी इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से, और यहाँ से आपके प्रश्न 2 पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं, पहला चैप्टर आपका है और शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन साथ में उसको नोट डाउन भी किया करिए, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगर वीडियो फास्ट हो तो आप रोक रोक करके उसको लिखते चलिए साथ में, और उसके बाद ये याद करने की चीज़ें हैं, आपको याद भी करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, हम पॉइंट वाइज पूरा चैप्टर देखते हैं, इसमें मुख्य बातें क्या हैं वो सभी आपको बताने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार से आपको हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, साथ में आपको नोट्स PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पहला पॉइंट जो है इतिहास। इतिहास है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को जानने और समझने का एक साधन है। यानी जो बीते हुए लोग हैं, जो पुराने समय के लोग हैं, उनको समझने और उनके बारे में जानने के लिए एक साधन के रूप में हम इतिहास को प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है इतिहास के भाग। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है उपलब्ध सामग्री के आधार पर। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, और दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। अब आप तीनों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जो पूर्व ऐतिहासिक काल है, इसमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, यानी इस इतिहास के बारे में कोई भी हमारे पास लिखित सामग्री नहीं उपलब्ध है। दूसरा वाला जो भाग है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें जो है लिखित सामग्री तो उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें यह है कि सामग्री तो उपलब्ध है लेकिन उसको किसी भी तरीके से पढ़ा नहीं जा सका। तो ये आप समझ सकते हैं। ऐतिहासिक काल में ये है कि लिखित सामग्री उपलब्ध है और उसको साथ में पढ़ा भी गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पूर्व ऐतिहासिक काल में यानी प्राक ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री उपलब्ध ही नहीं है, यानी हमारे पास कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, इसमें सामग्री तो उपलब्ध है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल में सामग्री भी उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो ये इस प्रकार से 3 भागों में बांट लिया गया। अब इसके बाद देखते हैं इतिहास जानने के स्रोत। जो पहला चैप्टर है, इसमें कई इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जिसमें इतिहास जानने के स्रोत से लेकर आपके प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जैसे पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो वो इसी चैप्टर में आपका दिया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है पुरातात्विक स्रोत। अब ये पुरातात्विक स्रोत क्या है, इसमें आप देखिएगा का पॉइंट है अभिलेख। जो अभिलेख राजाओं के द्वारा बनवा दिए जाते थे, वो अभिलेख क्या है, ये अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, नेपाल में, से प्राप्त हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा, अभिलेख क्या है, अभिलेख है ये अशोक के लुम्बिनी अभिलेख
का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इसके बाद सिक्के और मोहर। सिक्के और जो मोहरें होती हैं वो भी इतिहास को जानने का एक अच्छा साधन होती हैं। जैसे सिक्कों से हमें तत्कालीन शासक का नाम और उस समय के सिक्कों की बनावट से समय की और कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य जो सिक्के होते हैं उसके द्वारा हम तत्कालीन शासक का नाम जान सकते हैं, उसका समय जान सकते हैं कि किस समय ये चलते थे, किस समय ये बनाए गए थे, और सिक्कों की बनावट से हम उसके समय की जानकारी कर सकते हैं और कला की जानकारी किस प्रकार से जो है उसकी कला उस समय प्रचलित थी, और धातु से यानी जो सिक्के में धातु लगी होती है उसके द्वारा हम उस समय के आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था। इसके बाद हम बात करते हैं, गा पॉइंट दिया गया है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो उस समय भी कई साक्ष्य मिले जिसके आधार पर हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा, जो समय आपका दिया गया है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ये समय आपका सिंधु घाटी सभ्यता का रहता है। ठीक, इसमें आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी और यह ऐतिहासिक काल से संबंधित कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, सिंधु घाटी सभ्यता कब खोजी गई, या सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। तो इस प्रकार से कई प्रश्न आपके बन सकते हैं इसमें से। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और ये आद्य ऐतिहासिक काल की थी, यानी यहाँ के जो प्रमाण हैं वो हमको लिखित रूप में प्राप्त होते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक, तो आद्य ऐतिहासिक काल की ये सभ्यता थी। इसके अलावा 1921 में इसको खोजा गया था दयाराम साहनी द्वारा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। इसके बाद है घ नंबर पॉइंट, जिसमें आपको याद रखना है सारनाथ स्तूप। सारनाथ जो स्तूप है वो बच्चों अपने उत्तर प्रदेश में ही सारनाथ में है। ठीक, जिसको सारनाथ स्तूप या धमेख स्तूप कहा जाता है, धमेख स्तूप कहते हैं। इसका निर्माण किसने कराया था, तो सम्राट अशोक ने करवाया था जो कि मौर्य वंश के थे। ठीक, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं पर दिया था। महात्मा बुद्ध जब उनको ज्ञान प्राप्त होगा तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ पूछेगा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। सारनाथ स्तूप को धमेख स्तूप कहते हैं और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, और सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। तो ये सारी बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं वो आप नोट जरूर कर लीजिए, और इसमें जो जो पॉइंट हमने इंक्लूड किए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पर हमने आपकी किताब का थोड़ा सा एक पेज जो है लिया है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें देखो, ये साहित्यिक स्रोत जो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, साहित्यिक स्रोत क्या हैं, इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत क्या है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ताड़पत्र हैं, भोजपत्र हैं, ताम्रपत्र हैं, और चमड़े एवं लकड़ी के चट्टानों पर हस्तलिखित लेखों के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसका पूरा विवरण जो है आपका नीचे तालिका में दिया गया है। अब ये ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र क्या होते हैं, इसका नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और साथ में इसको नीचे पढ़ाया भी हैं, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा देखते हैं, यहाँ पर कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और लेखक का नाम दिया गया है, और काल का विवरण, कब ये लिखी गई थी और किसके बारे में ये रचना है, किसके बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे और यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आपको धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आप देखेंगे अगर, तो वेद हैं, और वेदों की रचना जो है, यहाँ पर रचनाकार का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये वैदिक कालीन विवरण आपको प्राप्त होता है यहाँ से। यानी जो वैदिक सभ्यता थी, जब आर्य लोग आए थे तो उस समय का जो ज्ञान है हमको प्राप्त होता है। ठीक, उस समय के उस कालीन अर्थव्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का वर्णन उसमें मिलता है वेदों में। इसके अलावा दूसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें रामायण और महाभारत। तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास जी। तो इनको आप ध्यान रखिएगा।
ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत के रचयिता कौन हैं, तो वेद व्यास जी हैं। रामायण के रचयिता कौन हैं, तो वाल्मीकि जी हैं। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है, इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या है, महाकाव्यकालीन समाज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है किससे, इन दोनों चीज़ों से, रामायण और महाभारत से। इसके अलावा जैन और बौद्ध साहित्य, जातक कथा। तो जैन और बौद्ध साहित्य और जातक कथा, इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी गई है, लेकिन ये कब लिखा गया, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन करती हैं। मतलब ये जो जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य हैं, इसके अंतर्गत आपको इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी। तो प्रश्न पूछता है कि किस पुस्तक में या किस ग्रंथों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है, तो जैन और बौद्ध साहित्य में। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न 2023 में भी आया था एक। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं धार्मेत्तर साहित्य। धार्मेत्तर का मतलब होता है कि धार्मिक चीज़ों के अलावा जो चीज़ें होती हैं उनको धार्मेत्तर कहा जाता है। तो सबसे पहले ये अर्थशास्त्र, यही प्रश्न पूछा गया कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो अर्थशास्त्र देखेंगे तो ये चाणक्य या कौटिल्य की रचना है, इन्होंने लिखा था। और इससे जानकारी होती है मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन इसमें किया गया, किसमें, अर्थशास्त्र में। ठीक, ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन भी इसमें किया गया है। इसके अलावा 5 नंबर पॉइंट है राजतरंगिणी। अब राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो राजतरंगिणी बच्चों कल्हड़ की रचना है, कल्हड़ ने इसको लिखा था। और इसमें क्या जानकारी मिलती है, इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, जो 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में जो इतिहास था उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब अगली बात करते हैं कि विदेशी यात्रा करने आए जो लोग थे उन्होंने कुछ लिखा था, तो उनके बारे में विदेशी यात्रियों के वृतांत। यहाँ से प्रश्न 2023 की परीक्षा में पूछा गया था कि इंडिका नामक पुस्तक किसकी है, तो ये मेगास्थनीज की थी। तो 6 नंबर पॉइंट लिखा है कि इंडिका, और इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज, और ये यूनानी राजदूत था। ये सेलुकस था, सेलुकस का राजदूत था, यूनान का रहने वाला था सेलुकस, और उसका राजदूत था जो भारत में आया था, मेगास्थनीज। ठीक, और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें क्या वर्णन किया गया है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक मिलती है। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उस समय की राजनीतिक स्थिति, समाज की स्थिति का वर्णन इसमें इंडिका में किया गया है। इसके अलावा दूसरा है यात्रा वृत्तांत, दूसरा यात्रा विवरण है फाहियान का। फाहियान एक चीनी यात्री था, और इसको आप ध्यान रखिएगा, ये गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये आया था फाहियान, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे इन्होंने गुप्तकालीन जो सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति का इन्होंने वर्णन अपनी पुस्तक में करा था। इसके बाद 8वां प्रश्न यात्रा विवरण। यात्रा विवरण के अंतर्गत दूसरा यात्रा विवरण लिखा गया ह्वेनसांग के द्वारा। अब ये ह्वेनसांग कौन थे, ह्वेनसांग भी एक चीनी यात्री थे। इन्होंने जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में इन्होंने शासन काल में वर्णन किया, और साथ में उन्होंने उस समय की राजनीतिक स्थिति, समाज में क्या स्थिति है उसका अपने पुस्तक में वर्णन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है, और फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा है महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं। इतिहास में तिथियां, अब ये 2 प्रकार की तिथियां होती हैं, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। 4 नंबर पॉइंट है, इसमें दिया गया है पहला बीसी। अब बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी हम ईसवी और ईसा पूर्व इन 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रयास करें समझने का। ये बीसी जो होता है बिफोर क्राइस्ट, इसको ही ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर मीन्स पहले। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले की जो तिथियां होती हैं उनको ईसा पूर्व के रूप में लिखा जाता है। अंग्रेजी में बात करेंगे तो बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां ईसा पूर्व कहलाती हैं। और दूसरा है एडी,
इसको एनो डोमिनी कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एनो डोमिनी क्या है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियाँ, ईसा मसीह के जन्म से मान लो जन्म हुआ ईसा मसीह का, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी तिथियाँ आती हैं वो हम ईसवी में लिखते हैं। जैसे आज की जो है 2023 ईस्वी चल रहा है, तो ये क्या है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि है, और उससे पहले वाली तिथि को ईसा पूर्व कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा है 5 नंबर पॉइंट, महत्वपूर्ण शब्दावली। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये ताड़पत्र क्या होता है, भोजपत्र क्या होता है। ताड़पत्र क्या था, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते थे, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते थे, वो ताड़पत्र कहलाते थे, उस पर कुछ लिखा जाता था। इसके अलावा है भोजपत्र। ये भोजपत्र होता था भूर्ज नामक पेड़ की छाल, भूर्ज नामक पेड़ की छाल होती थी। और ताम्रपत्र क्या है, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। इन सब पर क्या है, प्राचीन काल में लिखा जाता था, लिख करके उसको संग्रहित कर लिया जाता था, रखा जाता था, तो बहुत समय तक ये चलते थे। इसके अलावा है 5वां पॉइंट, चौथा पॉइंट है स्तंभ लेख। अब ये स्तंभ लेख क्या होता है, पत्थर के खंभों पर लिखे गए लेख जो होते हैं वो स्तंभ लेख कहलाते हैं। स्तंभ का मतलब होता है खंभा, और लेख मीन्स होता है लिखना। तो जो पत्थर के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खंभे होते थे उस पर जो लिखा जाता था उसको स्तंभ लेख कहते थे। इसके अलावा है शिलालेख। अब शिलालेख क्या है, पत्थर की चट्टानों पर लिखे गए जो लेख होते हैं वो शिलालेख कहलाते हैं। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा पत्थर है और उस पर लिखने का तरीका क्या, छेनी और हथौड़ी के द्वारा उसको खोद खोद करके लिखा जाता था, तो उसको शिलालेख कहते हैं। इसके अलावा है पुरातत्व। अब ये पुरातत्व क्या होता है ये समझिएगा। पुरातत्व का मतलब है प्राचीन मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, मंदिरों और इमारतों के अवशेष को क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। यानी प्राचीन काल में जो भी मनुष्य ने यूज किया, जैसे वस्तुएं जो प्रयोग में लाया, कृषि कार्य वाले जो हथियार होते थे, इसके अलावा जो शिकार करने वाले हथियार होते थे, तो उन हथियारों को, उन औजारों को जो अवशेष बचे जो हमको मिले उनको ही पुरातत्व कहते हैं। इसके अलावा है पुरातत्ववेत्ता। अब इन सभी चीज़ों को, जो पुरातात्विक वस्तुएं होती हैं अर्थात जो मानव ने प्राचीन काल में उपयोग किए और आज हमको मिले खुदाई के दौरान, तो उन सभी चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं जो अध्ययन करते हैं, वो पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। इसके अलावा है पॉइंट नंबर 8 है संग्रहालय। तो संग्रहालय क्या है, ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान, जहाँ पर हम प्राचीन कालीन वस्तुओं को संग्रहित करते हैं, अच्छे से संजो के रखते हैं, उसको संग्रहालय कहा जाता है, म्यूजियम जिसको कहते हो। इसके अलावा है 9 नंबर पॉइंट दिया गया है स्तूप। स्तूप क्या है, स्तूप का अर्थ होता है बच्चों, शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, टीला है, और इसमें प्राय बुद्ध या उनके अनुयायियों के शारीरिक अवशेष रखे जाते हैं। यानी ये स्तूप जैसे सांची का स्तूप है, तो सांची का स्तूप है, उसमें बुद्ध या उनके जो अनुयायी रहे होंगे, भंते लोग, वो जब मरने के बाद उनकी हड्डियां या उनके चेहरे या और भी कोई चीज़ें, वो सब चीज़ें उसमें दफनाई जाती हैं, रखी जाती हैं, तो उसको कहते हैं स्तूप। और उसके बाद उसका मंदिर बनवाया जाता है तो उसको स्तूप कहते हैं। जैसा कि ऊपर चित्र में एक स्तूप बना हुआ था। और 6 नंबर पॉइंट देखो बच्चों, लिखा है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, अगर पूछेगा तो महाभारत है। और महाभारत के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। इसके अलावा 7 नंबर पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश म्यूजियम, जो लंदन में है। और ये हम जो आपकी कक्षा 6 की पहला चैप्टर है किताब में, उसमें आपका दिया गया है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कौन है या जनक किसे कहा जाता है, तो आप अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं वो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले चैप्टर में देखने को मिल जाती हैं। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हर चैप्टर्स की PDF पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और भी हमने पिछले वर्षों में जब पढ़ाया था तो उसमें प्रैक्टिस सेट कई वीडियो पड़े हुए हैं, लगभग 100+ वीडियो हैं, उनको आप देखते रहिए। किस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं उनसे आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आपको डेली लाइव क्लास के साथ में आपको जो भी क्लासेस दी जाती हैं वो अपना
कॉपी पर नोट करते रहिए और लिखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।